एंटार्क्टिका का ये विशाल पिरामिड दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि बर्फ के नीचे वो चाबियां छिपी हों जिनसे हम अपनी प्राचीन इतिहास में झांक सके। नाजिस को एंटार्क्टिका में काफी दिलचस्पी थी। तश्तरियां बाहर निकल रही थी पानी के बाहर, और उनमें से ऐसी बीम निकल रही थी जो जहाजों को बीच में से काट दे। एंटार्क्टिका में शायद उस परग्रही सभ्यता के भूले बिसरे अवशेष दफन है जो यहाँ हजारों साल पहले बसी हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी रचना का श्रेय ईश्वर और सितारों से आने वाले दूसरे जीवों को देते रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो क्या उन परग्रहियों ने सचमुच हमारे इतिहास को गढ़ा था? और अगर ऐसा था तो क्या नए सबूत हमें एंटार्क्टिका के पिरामिड्स की खोज के बाद मिलेंगे? वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है पिरामिड्स ऑफ एंटार्क्टिका। पृथ्वी के दक्षिणी छोर पर करीब 1,30,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है दुनिया का सबसे ठंडा और वीरान महाद्वीप एंटार्क्टिका। यहां का मौसम बड़ा ही खतरनाक है क्योंकि यहां का रोज का औसत तापमान करीब -45 डिग्री सेल्सियस रहता है और हवा भी 300 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा तेज रफ्तार पर बहती है। इसीलिए एंटार्क्टिका के बहुत बड़े हिस्से में तो इंसान रहते ही नहीं है। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक आज का इंसान इस महाद्वीप पर पहली बार 1853 में पहुंचा था, जब एक जहाज के कैप्टन मार्केटॉ कूपर पहुंचे थे उस जगह पर जिसे ओट्स कोस्ट ऑफ विक्टोरिया लैंड कहा जाता था। आज वहां पूरे महाद्वीप पर जगह जगह बने रिसर्च स्टेशन में 1 से 5,000 लोग रहते हैं और इस रहस्यमय जगह के राज जानने की कोशिश में इस मौसम की मार सह रहे हैं। एंटार्क्टिका की सबसे खास बात यह है कि इसका करीब 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ कभी कभी कोई अलग सी जगह नजर आती है, पहाड़, उभार या चोटियां। एंटार्क्टिका महाद्वीप की सबसे कम खोज हुई है। यहाँ तक कि नॉर्थ पोल जहाँ सिर्फ बर्फ है वहाँ इससे ज्यादा खोज हो चुकी है। ये एक रहस्य है। शायद ये दुनिया का आखिरी सबसे बड़ा इलाका है जहाँ कम खोज हुई है। एंटार्क्टिका एक बर्फीला वीराना है और हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं। कुछ जगहों पर तो एंटार्क्टिका की बर्फ करीब 4.5 किलोमीटर तक मोटी है और उस बर्फ के नीचे क्या है ये आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक राज ही है। हमें इस तरह से समझना चाहिए कि सीयर्स टावर की ऊंचाई आधे किलोमीटर से थोड़ी ही कम है और अगर हम 9 सीयर्स टावर को एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दें तब भी उनकी ऊंचाई बर्फ की उस चादर को पार नहीं कर पाएगी। ज्यादातर जियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एंटार्क्टिका पूरी तरह से जमा हुआ है और करीब 1,20,00,000 सालों से ये वीरान है। मगर 2012 में ली गई कुछ तस्वीरों से यहाँ कुछ ऐसी संरचनाएं नजर आई जो हमारी सोच को बदल देंगी। आज यहाँ से बर्फ पिघल रही है। यहाँ से एक रहस्यमय पिरामिड का एक ढांचा निकल रहा है। हाल में ही इस बात से जुड़ी कई रिपोर्ट्स आई कि पिरामिड्स एंटार्क्टिका में भी पाए गए हैं। कई ऐसी तस्वीरें भी दिखाई गईं जिनमें 4 किनारों वाला पिरामिड नजर आ रहा था, बिल्कुल मिस्र के गिजा और दुनिया की कई दूसरी जगहों के पिरामिड जैसा। उन तस्वीरों के बारे में मुख्य धारा के वैज्ञानिकों का कहना था कि वो जमीन की कुदरती बनावट है, मगर जोसेफ वाइट जैसे सैटेलाइट इमेजरी एनालिस्ट का कहना है कि ये बात सही नहीं है। मार्च 2013 में उन्हें जो मिला वो उनके मुताबिक एक और पिरामिड का सबूत था जो एंटार्क्टिका के दूर दराज के शैकल्टन माउंटेन रेंज के दक्षिण में मिला था।
मैंने पहली बार उस स्ट्रक्चर को गूगल अर्थ पर देखा था। उस वक्त मैं असल में एंटार्क्टिका के कुछ बड़े ही अनोखे ब्लैंक स्पॉट्स को देख रहा था। तभी मेरी नजर इस बिल्कुल चौकोर स्ट्रक्चर पर पड़ी जो मुझे एक बिल्डिंग या किसी पिरामिड जैसी लगी। इस बात में कोई शक नहीं था कि वो काफी बड़ी और चौकोर है। वो कंपास के कोऑर्डिनेट्स की सीध में है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि ये स्ट्रक्चर बहुत सोच समझकर बनाया गया है, क्योंकि पहाड़ जैसे रैंडम स्ट्रक्चर्स कंपास से अलाइन नहीं होते। कोई स्ट्रक्चर कुदरती है या नहीं, इसका पता लगाने का एक और तरीका है उसकी सिमेट्री देखना। उसके राइट एंगल्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स या फिर वैसी शेप आमतौर पर कुदरत में देखने को नहीं मिलती। ये स्ट्रक्चर पूरे 2 किलोमीटर का स्क्वायर है। इसके इस कोने से इस कोने तक की दूरी पूरे 2 किलोमीटर है और इस कोने से इस कोने तक की दूरी भी 2 किलोमीटर है। इसीलिए ये पृथ्वी पर मिले आज तक के किसी भी पिरामिड से दुगना बड़ा है। इस बात पर भी यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है कि अंटार्कटिका में भी पिरामिड हो सकता है, लेकिन हाल के वर्षों में आर्कियोलॉजिस्ट को दुनिया भर में सदियों से गुम पिरामिड मिले हैं जो उन्हें भी कुदरती संरचना ही समझ लिया गया था, लेकिन वो बड़ी ही अनोखी जगहों पर छिपे मिले। वो उत्तरी पेरू के मैदानों में मिले तो इंडोनेशिया के मलबे और मिट्टी के नीचे दफन मिले। एक तो शायद लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में भी है। हमें आज दुनिया भर में पिरामिड स्ट्रक्चर्स के सबूत मिल रहे हैं। इसके बाद तो अब ये भी लगने लगा है कि शायद कभी अंटार्कटिका में इंसानों की बस्ती थी। तो क्या वो एक लुप्त सभ्यता थी? क्या वो एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थे? और ये भी तो हो सकता है कि हमारी अपनी सभ्यता के सबसे पहले मॉन्यूमेंट्स शायद अंटार्कटिका में ही बने थे। तो ये दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि शायद ये वो मास्टर पिरामिड हो जिसके आधार पर दुनिया के बाकी के पिरामिड्स बने हों। दुनिया भर के पिरामिड के स्ट्रक्चर और वो असल में क्या है, इस विषय पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी है और उसमें से एक थियरी मानती है कि पिरामिड असल में पावर जनरेटर्स थे, और अगर इन्हें बहुत सोच समझकर दुनिया भर की अलग अलग जगहों पर बनाया गया हो और वो वाकई वो चार्ज पैदा कर रहे हों, तो इस बात की पूरी संभावना है कि वो दुनिया भर में एक जनरल स्टैंडिंग वेव बना रहे थे जो असल में ऊर्जा का एक वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। माना जाता है कि प्राचीन जहाज परग्रही और वो लोग जो बड़ी उन्नत टेक्नोलॉजी से लैस थे, वो इस एक दूसरे से जुड़े वायरलेस एनर्जी सिस्टम का इस्तेमाल दुनिया की एक से दूसरी जगह तक जाने में करते थे। और ऐसे में ये बात समझ में आती है कि अगर दुनिया की दूसरी जगहों पर इस तरह की पिरामिड पावर ग्रिड थी, तो फिर अंटार्कटिका में भी पिरामिड जरूर होने ही चाहिए। इन पिरामिडल स्ट्रक्चर्स के बारे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि वो कहां से आए थे, क्योंकि वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। इस तरह के स्ट्रक्चर्स दुनिया भर में है, जिसका मतलब है कि इनका मकसद क्या था, इनकी उत्पत्ति कहां से हुई थी, और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इनकी शुरुआत एंटार्कटिक महाद्वीप से हुई थी। हो सकता है कि शेकल्टन माउंटेन रेंज के पास जोसेफ वाइट जिस पिरामिड की खोज का दावा कर रहे हैं, और हाल ही में अंटार्कटिका में जिन पिरामिड के आकार की दूसरी संरचनाओं की फोटो ली गई है, उनसे हमें इस बात के सबूत मिल सकेंगे कि हमारे अतीत में कभी दूसरे ग्रह के जीव पृथ्वी पर आते थे, और अगर वो वाकई इंसान की बनाई संरचनाएं हैं तो उन्हें उस जगह पर कैसे बनाया गया जिसे हम करीब 1 करोड़ 20 लाख साल से बर्फ के नीचे दबा मान रहे हैं। कि अंटार्कटिका शायद उस वक्त से बर्फीला वीराना नहीं जब से मुख्यधारा के वैज्ञानिक मान रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि इससे जुड़े दूसरे सबूत हमें उस 500 साल पुराने नक्शे की जांच से मिल सकते हैं जिसमें इस महाद्वीप पर बर्फ नजर आ ही नहीं रही है। क्या हमारे अतीत में अंटार्कटिका में परग्रही रहते थे? क्या उन्होंने इस महाद्वीप का अध्ययन किया था और हमारे लिए उससे जुड़ी जानकारी छोड़ गए? और अगर ऐसा था तो दूसरी दुनिया के उन जीवों का क्या हुआ? साइबेरिया 2013।
एक वोली मैमथ की लाश मिली जो ग्लेशियर की बर्फ में अचानक ही जम गया था। और ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि उसका खून और उसकी मांसपेशियों के टिश्यू पूरी तरह से संरक्षित थे। 20वीं सदी की शुरुआत के बाद से साइबेरिया के बर्फीले वीराने में मिली वोली मैमथ की दर्जनों लाशों में से वो भी एक थी। उनमें से कई तो सस्पेंडेड एनिमेशन में फंसे थे। किसी के मुंह में खाना था तो किसी के पेट में ऐसे पौधे के अवशेष जो गर्म जलवायु वाली जगहों पर ही होते हैं। अचानक जमे हुए उस वोली मैमथ की खोज ने वैज्ञानिकों के सामने कई बड़े दिलचस्प सवाल खड़े किए हैं। क्या वोली मैमथ के साथ उसी जगह कुछ ऐसा हुआ था कि वो अचानक इतनी जल्दी जम गए? मगर इससे भी बड़ा सवाल तो ये है कि कहीं का मौसम आखिर कितनी जल्दी बदल सकता है, और क्या वो कोई तबाही थी, एक ऐसी तबाही जो अचानक ही आ गई। सन 1958 में हार्वर्ड से पढ़कर निकले एक वैज्ञानिक चार्ल्स हैपगुड ने एक किताब लिखी, अर्थ्स शिफ्टिंग क्रस्ट। इसमें उन्होंने लिखा कि पृथ्वी की पपड़ी के कुछ हिस्से पृथ्वी के जियोलॉजिकल इतिहास में कभी अचानक ही बड़ी तेजी से शिफ्ट हुए थे। उनकी इस थ्योरी को क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और उसके मुताबिक साइबेरिया और एंटार्क्टिका पिछले हिमयुग के अंत से पहले ज्यादा गर्म जलवायु वाले इलाके थे, मतलब आज से करीब 12,000 साल पहले। मगर तभी कुछ ऐसा हुआ कि वो आज की स्थिति में आ गए। प्रोफेसर हैपगुड का कहना था कि पिछला नॉर्थ पोल असल में हडसन बे के आसपास था, मगर वो फिर उस जगह पर आ गया जहां आज है। इसके अलावा सदर्न पोल के बारे में भी उनका यही कहना है कि अंटार्कटिका के उस इलाके में तब टेम्परेट क्लाइमेट था, मगर फिर वहां अचानक ही बर्फ की काफी मोटी परत जम गई और मौसम इतना ठंडा हो गया। उनका कहना है कि आखिरी बार ऐसा आज से करीब 12,000 साल पहले हुआ था। जब हम पृथ्वी की पपड़ी की डिस्प्लेसमेंट थ्योरी और उसकी प्लेट टेक्टोनिक्स को देखते हैं तो यही लगता है कि पृथ्वी की पपड़ी असल में मैग्मा पर तैर रही है और इसीलिए वो शिफ्ट होती रहती है। पृथ्वी की पपड़ी कोई एक ठोस चीज नहीं बल्कि अलग अलग टुकड़ों से बनी है। उसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महाद्वीपों ने किस तरह से अपनी जगह बनाई और वो खिसक कर कहाँ पहुँचे और किस तरह से वो समय के साथ एक दूसरे से दूर होते चले गए। अब सवाल ये है कि अंटार्कटिका जितनी बड़ी जगह अचानक कैसे शिफ्ट हो गई, या वो इतनी बड़ी नहीं थी। हैपगुड जिन क्रिस्टल शिफ्ट्स की बात कर रहे हैं वो कुछ दिनों में हुआ होगा, और अगर वहां पर कोई सभ्यता बसी थी तो उस क्रिस्टल डिस्प्लेसमेंट के समय उस पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा, और वो असर इतनी जल्दी हुआ कि वहां सब कुछ फौरन जम गया होगा। हालांकि हैपगुड के इस अचानक बहुत बड़े पैमाने पर हुए पृथ्वी की पपड़ी के शिफ्ट्स को व्यापक रूप से नहीं माना गया, मगर मशहूर फिजिसिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन इस बात से भौचक्के थे और उन्होंने हैपगुड की किताब की प्रस्तावना भी लिखी। हैपगुड की इस थ्योरी को और भी सपोर्ट तब मिला जब 1960 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस आर्चीव्स में कुछ ढूंढते हुए उन्हें 1531 में छपा एक नक्शा मिल गया। वो नक्शा बनाया था मैथमेटिशियन और कार्टोग्राफर ऑरेंटियस फिनरस ने, और उसमें एक ऐसा महाद्वीप नजर आ रहा था जहां बर्फ नहीं थी, और वो उसी जगह पर था जहां आज के नक्शों में एंटार्क्टिका है। और फिर 1820 में हमें पता लग पाया कि एंटार्क्टिका असल में कैसा था। इसमें भी इस ऑरेंटियस फिनेस के 1531 के नक्शे में भी एंटार्क्टिका वही था। अब सवाल ये है कि वो इस नक्शे पर आखिर नजर कैसे आ रहा है। रिसर्चर्स इस बात से हैरान थे कि ऑरेंटियस फिनियस के नक्शे पर एक ऐसा महाद्वीप कहां से नजर आ रहा है जिसकी खोज ही करीब 300 साल बाद हुई थी। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि उस नक्शे में एंटार्क्टिका में बर्फ नहीं दिख रही है। अगर हम मान ले कि खोजकर्ताओं ने 1500s में किसी तरह से एंटार्क्टिका की खोज कर भी ली होगी तो वहां तो बर्फ जमी होगी, मगर कमाल की बात यह है कि फिनियस के नक्शे में एक ऐसी कोस्ट लाइन दिख रही है जहां बर्फ नहीं है, बल्कि उस पूरे महाद्वीप पर नदियां, घाटियां और पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।
उस नक्शे में माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं और उनसे निकलने वाली नदियां नजर आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जमी हुई थी, वहां सिर्फ बर्फ थी। मगर नासा के पास भी अंटार्कटिका महाद्वीप की रेडार से ली हुई एक तस्वीर है जिसमें माउंटेन रेंजेस दिख रही है। साथ ही एक तस्वीर में ओरेंटियस फिनियस के नक्शे में भी उसे दिखाया गया है। ये माउंटेन रेंज वही है। क्लाइमेटोलॉजिस्ट मानते हैं कि इस जगह पर आज से कम 6000 साल पहले बर्फ नहीं रही होगी। तो फिर ये नक्शा कहां से आ गया? क्या फिनियस के पास कोई और पुराना नक्शा था? कई हजारों साल पुराना नक्शा? शायद सबसे ज्यादा हैरान थे अमेरिकन एयरफोर्स के कार्टोग्राफर्स, जिन्हें 1960s में वो नक्शे भेजे गए थे और उनका कहना था कि उन्हें बड़ी ही उन्नत स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री से बड़े सटीक तरीके से बनाया गया था, जबकि वो नक्शे कई 100 साल पहले बनाए गए थे। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि हमें 16th सेंचुरी के एक नक्शे पर आज इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी नजर आती है, और इससे मेरे मन में यही सवाल उठता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने किसी एडवांस्ड रडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हो? इस तरह का नक्शा बनाने के लिए कम से कम 128 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाना जरूरी है, जिसमें इलाकों के आउटलाइन नजर आए। तो अब ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि इन नक्शों को उन नक्शों के आधार पर बनाया गया था जो कभी परग्रही लैंड सर्वियर्स ने बनाए थे? इस तरह की चीजें, और अब अगर हम इनके साथ पिरामिड जैसी चीजों को भी जोड़ दें तो यही लगता है कि अंटार्कटिका में एक प्राचीन सभ्यता थी और वो आज से करीब 12,000 साल पहले थी। मगर मन में ये सवाल भी उठता है कि वो किस तरह की सभ्यता थी? कहीं वो सभ्यता परग्रही तो नहीं? क्या हमारे अतीत में अंटार्कटिका में परग्रही रहते थे? क्या उन्होंने इस महाद्वीप का अध्ययन किया था और हमारे लिए उससे जुड़ी जानकारी छोड़ गए? और अगर ऐसा था तो दूसरी दुनिया के उन जीवों का क्या हुआ? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इससे जुड़े कई सुराग हमें मिस्र की उन कहानियों से मिल सकते हैं जिनमें पृथ्वी का रूप बदल देने वाली एक तबाही की बात की गई है। क्या इस बात के सबूत मिल सकते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे एक प्राचीन परग्रही सभ्यता दफन हो गई थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि ये सच है और वो मानते हैं कि परग्रहियों की मौजूदगी के लंबे इतिहास ने ही एक और बड़ी शक्ति को इस बर्फीले वीराने तक आने पर मजबूर किया था, नाज़ीज़ को। एडफू, मिस्र, नील नदी के पश्चिमी किनारे पर बना है एडफू का मंदिर, जो प्राचीन साम्राज्य का एक सबसे बड़ा और बहुत अच्छी तरह से संरक्षित मंदिर है, जो करीब 237 बीसी में बना था। एडफू मंदिर बड़ा ही अहम है। इसके अंदर जाते ही लगता है जैसे हम एक किताब के अंदर आ गए हों। ये मंदिर लेखों से भरा हुआ है। हर दीवार, हर खंबे, हर कमरे, हर चैम्बर में लेख ही लेख हैं। इन सभी को कहते हैं एडफू टेक्स्ट। इनकी सबसे खास बात यह है कि ज्यादातर लेख सृष्टि की रचना के बारे में हैं। इन लेखों के मुताबिक पृथ्वी की रचना शक्तिशाली देवताओं ने की थी और वो आसमान से आते थे। उन देवताओं ने सबसे पहले एक जगह बनाई जिसका नाम था आइलैंड ऑफ द एग। दो देवताओं ने एक प्राचीन झील के बीच में एक टापू बनाया और फिर सृष्टि की रचना की और शुरुआत उसी टापू से हुई। उस बेहद रहस्यमय प्राचीन दुनिया में रहने वाले भी बड़े ही अनोखे जीव थे। शायद लोग 3 अलग अलग समूह में रहते थे। एक को संत कहते थे, दूसरे बिल्डर्स थे और तीसरे शिप्टू थे। कोई नहीं जानता था वो कौन थे। वो सबसे रहस्यमय थे क्योंकि कहा जाता है कि वो पानी के अंदर से निकलते थे। मिस्र के लोग मानते हैं कि उसके बाद कई देवता आए और उन्होंने पहले मंदिर का निर्माण किया। यहाँ लिखा है कि इस जगह पर दुनिया के पहले मंदिर बनाए गए।
दुनिया के सबसे पहले मंदिर। माना जाता है कि ये मिस्र के हर मंदिर का ब्लूप्रिंट बन गए थे। जब सृष्टि की रचना करने वाले देवताओं ने सृष्टि की रचना का काम पूरा कर लिया, तब वो अपने विशाल परिंदे के पास जमा हुए और उसके ऊपर सवार होकर आसमान में चले गए। प्राचीन मिस्र के लोगों ने इन दीवारों पर जो भी लिखा है वो पूरी तरह से सच है, सच के सिवा और कुछ भी नहीं। अगर इन दीवारों पर लिखा है कि एक अनजान सी जगह पर एक टापू था जहां से देवता आसमान में जाया करते थे, तो प्राचीन मिस्र के लोग जो इन पर यकीन करते थे वो मानते हैं कि वो टापू वाकई था। एडफू टेक्स्ट के मुताबिक वहां रहने वाले सभी लोग वहां से नहीं गए थे और कई पीढ़ियों के बाद उस टापू का बहुत बुरा हाल हुआ। यहाँ रहने वालों का यानी उन देवताओं का क्या अंजाम हुआ, इसके बारे में ये लेख बिल्कुल अलग है। माना जाता है कि जब उन्होंने मंच तैयार कर दिया, वो मंदिर बना दिए, तो अपने काम को अपने वारिसों के हवाले करके वो खुद यहाँ से चले गए। कोई नहीं जानता वो कहाँ गए। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बड़ा दिलचस्प हुआ था, शायद युद्ध हो रहा था। उन देवताओं की सेना के सेनापति थे ये गरुड़ देवता, और उनका सामना जिस सेना से था वो सांपों की थी। आसमान में दुश्मन माना जाने वाला सांप नजर आया। उसे लंबी छलांग लगाने वाला कहते थे। कहा जाता है कि उसके आते ही पूरी दुनिया में अंधेरा छा गया और फिर अचानक एक जबरदस्त बाढ़ आई और ये पवित्र टापू उजड़ गया। जब पानी उतरा तो यहाँ के मूल जीव, जिन्हें प्राचीन लोग या फिर बुजुर्ग कहा जाता था, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। शायद वो लंबी छलांग लगाने वाला दुश्मन सांप असल में एक उल्का था जो हमारे सौर मंडल के अंदर आ गया था और उसके गिरने से यहां जबरदस्त तबाही मच गई थी। कहीं एडफू मंदिर में लिखी इस प्राचीन विनाश की बात किसी प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा तो नहीं कर रही थी, या फिर वो एक सोच समझकर किया गया हमला था? वो हमला कहीं दूसरे ग्रह के उन जीवों पर तो नहीं किया गया था जो आज के एंटार्क्टिका महाद्वीप पर रह रहे थे? हमें एडफू टेक्स्ट को और आइलैंड ऑफ द एग की कहानी को एक बार फिर से देखना पड़ेगा, क्योंकि वो प्लेटो की लिखी एक कहानी का स्रोत है। प्लेटो ने अपनी एटलांटिस की कहानी में उसका पूरा ब्यौरा दिया है। उन्होंने लिखा है कि वो एक बहुत बड़ा टापू था जो आज के लीबिया और नॉर्थ अफ्रीका के मिले जुले आकार जितना बड़ा था। उसके बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी पर सिर्फ एक ही ऐसा टापू था जो महासागर के बीच में बसा था और उसका रंग रूप आज के एंटार्क्टिका से मिलता है। बड़ी दिलचस्प बात है कि ओरेंटियस फिनिस के नक्शे में जिस टापू वाले महाद्वीप को दिखाया गया है, उससे पता लगता है कि साउथ पोल भी अपनी आज की उस जगह से करीब 7.5 डिग्री या 1600 किलोमीटर दूर था। कहीं ये शिफ्ट इस बात की तस्दीक तो नहीं करता कि हमारे अतीत में एक महाविनाश हुआ था? अगर ऐसा हुआ था तो क्या एडफू मंदिर में सृष्टि की रचना से जुड़े लेख सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है? जिस विनाश की वजह से एंटार्क्टिका अपनी जगह से शिफ्ट हुआ था, उसने वहां बसी सभ्यता को खत्म कर दिया होगा और फिर वक्त के साथ वहां जो भी इमारतें और पिरामिड्स थे वो सब बर्फ के नीचे दफन हो गए और फिर पूरा एंटार्क्टिका ही बर्फ के नीचे दब गया। लेकिन वहां किसी सभ्यता की बात उत्सुकता जगाती है और वो सच भी हो सकती है। क्या इस बात के सबूत मिल सकते हैं कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे एक प्राचीन परग्रही सभ्यता दफन हो गई थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि ये सच है और वो मानते हैं कि परग्रहियों की मौजूदगी के लंबे इतिहास ने ही एक और बड़ी शक्ति को इस बर्फीले वीराने तक आने पर मजबूर किया था, नाज़ीज़ को। हैम्बर्ग, जर्मनी, दिसंबर 1938। एडोल्फ हिटलर को फ्यूरर बने 4 साल हो चुके थे और वो जर्मन सेना को अपने नियंत्रण में लेकर अपनी तानाशाही कायम करने लगे थे। सिर्फ देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में हमारी ही हुकूमत चलेगी।
मगर दूसरे विश्व युद्ध से ठीक पहले हिटलर ने कुछ ऐसे कारनामे किए जिनके बारे में आम लोगों को भनक तक नहीं लगी। वो अपने बचे खुचे स्रोतों से उन प्राचीन अवशेषों की तलाश में थे जिनमें उनके हिसाब से जबरदस्त शक्ति थी। 17 दिसंबर को जर्मन फ्रेटर एमएस शोबरलैंड एक बेहद खुफिया अभियान पर निकला। उसकी 33 सदस्यों वाली टीम में वैज्ञानिक, सेना के विशेषज्ञ, कंस्ट्रक्शन क्रूज और थूल सोसाइटी सदस्य शामिल थे। थूल सोसाइटी वो ग्रुप था जो नाजीज के लिए जादू टोना और तंत्र मंत्र करता था। 32 दिन बाद वो अपनी मंजिल पर पहुंचे, एंटार्क्टिका। नाजीज खुद भी प्राचीन सभ्यताओं और लुप्त हो चुकी प्राचीन नस्लों की बात से बड़े प्रभावित थे। दरअसल वो उस लुप्त आर्कटिक घर को ढूंढ रहे थे जहां से उनके हिसाब से आर्यंस आए थे। वो उसकी तलाश दुनिया भर में कर रहे थे और अंटार्कटिका भी नहीं बचा था। थूल सोसाइटी मानती थी कि कई ऐसे मिस्टीक्स और चैनल्स हैं जो उन जीवों से बात कर सकते थे जो या तो मूल रूप से दूसरे ग्रह के थे या उस सभ्यता के थे जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग में रहा करती थी। उन्होंने बड़े उन्नत किस्म के एरोस्पेस व्हीकल्स, फ्लाइंग सॉसर्स वगैरह बनाने के बारे में काफ़ी जानकारी दी और मुझे लगता है कि हिटलर और नाजी पार्टी को वहीं से अंटार्कटिका के बारे में काफ़ी जानकारी मिली थी। उन्हें बताया गया कि अंटार्कटिका में वो प्राचीन सभ्यता है जहां से उन्हें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सकती है। माना जाता है कि नाजीज जब एंटार्क्टिका में थे तब उन्होंने आसमान से उस बर्फीले वीराने के बहुत बड़े हिस्से का नक्शा बनाया था। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि उन्होंने वहां जमीन के नीचे अपना हेडक्वार्टर भी बनाया था जिसका नाम था बेस 211। हिटलर और नाजीज की अंटार्कटिका में काफी दिलचस्पी थी। उन्हें शायद ये लग रहा था कि वहाँ बर्फ के नीचे बहुत कुछ हो रहा है और इस बात की अफवाहें तो हमेशा ही फैलती रही है कि नाजीज ने पानी के नीचे अपनी सबमरीन्स छोटे शहरों जैसी गुफाओं में छुपा रखी थी और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनमें ही बैठकर वो भाग निकले। जब जर्मन्स अंटार्कटिका पहुंचे तो उन्हें वहां बड़े बड़े शहर मिले जो बड़े ही टेक्नोलॉजिकल थे और वहाँ की इमारतें सिर्फ सतह पर नहीं थी बल्कि ज़मीन के काफ़ी नीचे तक भी थी। इसके बाद वो बड़ी संख्या में ना सिर्फ अपने इक्विपमेंट बल्कि सैनिक भी वहाँ भेजने लगे और उन प्राचीन फैसिलिटीज़ पर कब्जा जमाकर उन्हें अपने लिए तैयार कर लिया। सन 1946 में दूसरे विश्व युद्ध खत्म होने के एक साल बाद अमेरिका की सरकार ने भी एंटार्क्टिका में बहुत बड़े पैमाने पर अपना अभियान शुरू कर दिया। ऑपरेशन हाई जंप के तहत वहां 4,700 जवान, 13 जहाज, एक एयरक्राफ्ट कैरियर और कई सी प्लेन्स एंटार्क्टिका भेजे गए। हालांकि तब सरकार ने इस बात से इनकार किया था मगर बाद में सब जान गए कि उस ऑपरेशन का पहला मकसद था अमेरिका की सॉवरेनिटी का एंटार्क्टिका महाद्वीप के सबसे बड़े कामदायक इलाके तक विस्तार करना। उसके बाद यूएस नेवी को ऑपरेशन हाई जंप के तहत एंटार्क्टिका भेजा गया जो असल में हथियारबंद जहाजों का एक बेड़ा था। उस अभियान से कई बड़ी दिलचस्प कहानियां बाहर आई और माना जाता है कि वो अभियान जल्दी ही खत्म कर दिया गया था। कहा जाता है कि वहां जहाज के आसपास पानी के नीचे से यान और उड़न तश्तरियों जैसे वाहन निकलते थे। वहाँ तश्तरियाँ बाहर निकलती थी पानी के बाहर और उनमें से बीम निकलती थी जो जहाज को बीच से काट देती और आसमान से प्लेन गोलियां बरसाते थे। उन डिस्क्स की रफ्तार इतनी तेज होती कि ये पता ही नहीं लगता था कि वो डिस्क्स कहाँ जा रही हैं। उसके बाद अमेरिकन फ्लीट को वापस अमेरिका लौटना पड़ा पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हालत में। एंटार्क्टिका में जो भी हो रहा था वो आज भी एक रहस्य है। ऐसे में लगता है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री और सरकार को पता था कि वहां बर्फ के नीचे वो स्ट्रक्चर्स हैं, वो पिरामिड्स दफन हैं और शायद उन्हें ये भी पता था कि वहां बर्फ के नीचे कोई प्राचीन सभ्यता दफन होकर जमी हुई है। अगर नाज़ीज एंटार्क्टिका में किसी परग्रही टेक्नोलॉजी की तलाश में गए थे
तो क्या वो उन्हें सचमुच मिल गई थी? और क्या कई साल बाद ऑपरेशन हाई जंप के दौरान अमेरिकन सेना ने उसी शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का सामना किया था? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि एंटार्क्टिका में दूसरे ग्रह के जीवों की मौजूदगी के सबूत हमें उस प्री हिस्टोरिक झील से मिल सकते हैं जो 3 किलोमीटर मोटी बर्फ की परत के नीचे दफन है। क्या अमेरिका की सरकार एंटार्क्टिका में परग्रहियों की मौजूदगी की बात छिपा रही है? अगर ऐसा है तो क्या वो दूसरे ग्रह के जीव वही हैं जो हजारों साल पहले महाद्वीप पर रहते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि सच का पता शायद तब लगेगा जब एंटार्क्टिका की बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी। लेक वॉस्टॉक, एंटार्क्टिका। बर्फ की करीब 3 किलोमीटर मोटी परत के नीचे दफन है पानी की एक झील, करीब 12,500 वर्ग किलोमीटर में फैली। ये इस महाद्वीप की करीब 400 झीलों में से सबसे बड़ी है, मगर सभी झीलें पूरी तरह से बर्फ से ढकी है। साल 2001 में यहाँ से डेटा जमा कर रहे पायलट्स को झील के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर मैग्नेटिक फील्ड में बड़ा जबरदस्त अंतर नजर आया। वो करीब 104 किलोमीटर की लंबाई और 74 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला था। उस इलाके में हद से ज्यादा मैग्नेटिक एनर्जी निकल रही थी। उस एनोमली का डायमीटर करीब 80 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था, एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में जिसे आमतौर पर एक बड़ा शहर पैदा करता है। मैं कई बार लेक वॉस्टॉक गया हूँ। हम वहाँ रिसर्च के लिए जाते थे और हमने भी वहाँ मैग्नेटिक एनोमली देखी थी, मगर हमें कई और मैग्नेटिक एनोमलीज नजर आई थी जो एक से दूसरी जगह पर जा रही थी। ऐसा बहुत ही कम होता है। हम ये पता नहीं लगा पाए कि उन एनोमलीज की वजह क्या है। उसे बयां नहीं किया जा सकता। और उसके बाद लोग ये भी कहने लगे कि वहां कुछ और है, शायद एक यूएफओ, वो शायद एक एलियन बेस है, या फिर वहां एक लुप्त सभ्यता के अवशेष हैं। अब तो नासा ने भी वहां किसी तरह की कोई रिसर्च बंद कर दी है और वहां जाने की मनाही है। वॉस्टॉक ऐसी इकलौती जगह नहीं है जहां बाहर के लोग कम ही जा पाते हैं। 7 अलग अलग देशों ने एंटार्क्टिका में अपने अपने इलाके का दावा कर रखा है। इसके बावजूद वो दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां बहुत कम लोग जा पाते हैं। आज यहाँ करीब 68 इंटरनेशनल बेसिस हैं और उनमें से ज्यादातर पर जाने के लिए परमिट्स या खास इजाजत की जरूरत पड़ती है। यहाँ सिर्फ वैज्ञानिक ही नहीं, सैनिक भी रहते हैं। मगर सवाल ये है, क्या आखिर यहाँ सबको जाने की इजाजत क्यों नहीं है? मैकमर्डो स्टेशन, एंटार्क्टिका। रॉस आइलैंड के दक्षिणी पेनिनसुला पर मौजूद इस महाद्वीप का सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन। अमेरिका की सरकार ने इसे 1956 में खोला था और यहाँ एक समय में करीब 1200 लोग रह सकते हैं। जनवरी 2015 में अमेरिकन नेवी के एक फ्लाइट इंजीनियर जो 14 साल मैकमर्डो के एंटार्क्टिक डेवलपमेंट स्क्वाड्रन में काम कर चुके थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर लिंडा मोल्टन हाउस से बात की और बताया कि जब वो एंटार्क्टिका में थे तब उन्होंने क्या अनोखा देखा। जनवरी 2015 में मेरे पास एक रिटायर्ड नेवी फ्लाइट इंजीनियर का एक ईमेल आया। उन्होंने लिखा था कि मैं उन्हें सबके सामने सिर्फ ब्रायन कहकर पुकारूं, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो 1983 से 1997 तक नेवी में रहे। उन्होंने हर तरह के एंटार्क्टिक स्क्वाड्रल एक्सपेडिशन मिशंस में भाग लिया था, जिनमें अलग अलग जगहों से लोगों का राहत बचाव का काम भी शामिल था। उनमें से किसी भी ट्रिप में कुछ खास नहीं हुआ था, लेकिन अचानक ही एक के बाद एक बड़ी अनोखी घटनाएं होने लगी थी। ट्रांस एंटार्क्टिक पहाड़ों पर एक स्क्वाड्रन मिशन के दौरान उनके पूरे क्रू ने कई चमकदार डार्टिंग ऑब्जेक्ट्स देखे और वो गोल थे, बड़ी अजीब हरकत कर रहे थे। वो एक चोटी से दूसरी और फिर अगली चोटी पर झुंड में जा रहे थे। उसके बाद वो एक ही साथ टेक ऑफ कर जाते, और ऐसा एक बार ही नहीं बल्कि बार बार होता रहा। उस इन्फॉर्मर के मुताबिक उन्होंने उस महाद्वीप पर सिर्फ वही एक नहीं
बल्कि कई बड़ी चौंकाने वाली घटनाएं देखी थी। कुछ समय बाद ही उन्हें एक असाइनमेंट मिला। एक मेडिकल इमरजेंसी थी, वो खतरे में थे और समय बीता जा रहा था। तब ये फैसला लिया गया कि वो लो फ्लाई जोन से जाएंगे, क्योंकि वो एक मेडिकल इमरजेंसी थी। और उन्होंने क्या देखा? बर्फ पर एक गुफा का बड़ा सा मुहाना बना था, मगर वो अंदर की तरफ झुका हुआ था। उन्होंने कहा बर्फ में बने उस गड्ढे का डायमीटर करीब 200 फुट है। और उन्होंने कहा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं काम कर रहे, इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। उन्हें मैग्नेटिक एनोमलीज का सामना भी करना पड़ा। और वो तब इस नतीजे पर पहुंचे कि इस सब की वजह शायद वो गड्ढा है। उन्होंने अपनी मेडिकल रिकवरी की और उनके वापस पहुंचते ही उन सबको सूट पहने हुए कुछ लोगों ने घेर लिया, जो मैकमर्डो के बिल्कुल नहीं थे। लग रहा था वो आए हैं वॉशिंगटन डीसी से। उन्होंने उनसे कहा कि आइंदा इस गड्ढे के आसपास भी नजर मत आना और अब कभी इसकी बात भी मत करना। इसका क्या मतलब था? क्या ये भी उन बातों से ही जुड़ा है जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अंटार्कटिका में कुछ न कुछ तो आर्कियोलॉजिकल है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट कहते हैं कि अंटार्कटिका की बर्फ में पहली बार इतना बड़ा गड्ढा नजर नहीं आया था। उसके पहले भी मशहूर ध्रुवीय खोजकर्ता एडमिरल रिचर्ड बर्ड ने साउथ पोल के अपने 1947 के अभियान के दौरान जमीन के नीचे की दुनिया में जाने वाले एक विशाल मुहाने की बात की थी। एडमिरल बर्ड ने कई बड़े चौंकाने वाले बयान दिए थे, जैसे साउथ पोल में उन्हें जमीन के नीचे जाने वाला एक बहुत बड़ा मुहाना दिखा था। वहां पर बर्फ बिल्कुल नहीं थी और तरह तरह के परग्रही जीव थे। जब बर्ड अमेरिका लौटे तो उन्हें वॉशिंगटन लाया गया और उनके बयानों के बारे में उनसे पूछताछ की गई, मगर उन्हें इसके बारे में कोई भी बात करने के लिए मना किया गया था। अब सवाल उठता है कि क्या साउथ पोल दूसरे ग्रह से आए जीवों के आने जाने का रास्ता है, एक ऐसा पोर्टल जो इतना अहम है कि उसकी रखवाली मिलिट्री को करनी पड़ रही है। क्या अमेरिका की सरकार अंटार्कटिका में परग्रहियों की मौजूदगी की बात छिपा रही है? अगर ऐसा है तो क्या वो दूसरे ग्रह के वही जीव हैं जो हजारों साल पहले इस महाद्वीप पर रहते थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट मानते हैं कि सच का पता शायद तब लगेगा जब अंटार्कटिका की बर्फ पूरी तरह पिघल जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे परग्रही अंतरिक्षयान हो सकते हैं, उनके शहर हो सकते हैं। सच तो ये है कि वहाँ जो भी होगा वो पूरी मानव सभ्यता को हिलाकर रख देगा। हम आज तक जो भी जानते हैं सब बदल जाएगा। ईस्ट अंटार्कटिका, अक्टूबर 2015। नासा के वैज्ञानिकों ने घोषणा की कि सालों तक अलग सोच रखने के बाद अब उन्हें भी लगने लगा है कि इस इलाके में बर्फ बढ़ रही है। हर साल औसत 8200 करोड़ टन। आज बर्फबारी की वजह से महाद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बर्फ जमा हो रही है, मगर वेस्टर्न अंटार्कटिका के किनारों पर ग्लेशियर बड़ी तेजी से पिघल रहे हैं। वैज्ञानिकों का अंदाजा है कि 2009 से 2015 तक करीब 60 क्यूबिक किलोमीटर बर्फ, जो 70,000 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग्स के बराबर होगी, वो हर साल महासागर में बह रही है। मगर यहाँ की बर्फ क्यों पिघल रही है जबकि बाकी के महाद्वीप पर वो बढ़ रही है? हमने टेलीविजन पर कई बार बर्फ के पिघलकर समंदर में गिरने की ये ग्राफिक्स पिक्चर्स देखी हैं, मगर ऐसा बस कुछ ही इलाकों में हो रहा है जहां से बर्फ पिघल रही है। हैरानी की बात तो यह है कि कई अलग अलग कारणों से अंटार्कटिका की बर्फ ना सिर्फ बढ़ रही है बल्कि और दूर तक फैल भी रही है, और ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कुछ मामलों में जमीन के नीचे कुछ शहर बसे हों और दूसरे ग्रह के जीव उनकी देखरेख कर रहे हों, और अब उन शहरों में बिजली आ गई हो या वो बढ़ रहे हों जिनकी वजह से उनसे हीट निकलने लगी है और उसी हीट की वजह से ऊपर की बर्फ पिघल रही है।
अगर एंटार्क्टिका की मीलों लंबी बर्फ की चादर के नीचे कुछ दफन है तो जाहिर है कि वो पिछले हिमयुग से पहले का होगा। कौन जानता है कि हमें वहाँ क्या मिल सकता है? शायद किसी लुप्त सभ्यता के अवशेष या वो औजार जिनसे उन सभ्यताओं को बसाया गया था। इस बात की पूरी संभावना है कि बर्फ के नीचे वो राज छुपे हों जिनसे हम खुद को बचा सके और अपने प्राचीन अतीत में झांक सके। हम उस मुकाम तक भी पहुंच सकते हैं जब उन्हें और नहीं छिपाया जा सकेगा। हमें बर्फ से बाहर झांकते वो खंडहर नजर आएंगे, विशाल पिरामिड दिखेंगे, बड़े बड़े ऑबलिस्क्स नजर आएंगे, मगर तब तक तो खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम उन्हें नहीं छिपा पाएंगे। इस बात में कोई शक नहीं कि एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे परग्रही अंतरिक्ष यान हो सकते हैं, उनके शहर हो सकते हैं। सच तो ये है कि वहाँ जो भी होगा वो पूरी मानव सभ्यता को हिला कर रख देगा। हम आज तक जो भी जानते हैं सब बदल जाएगा। एंटार्क्टिका की बर्फ के नीचे आखिर क्या दफन है? क्या ये बर्फ से ढका महाद्वीप कहीं हरा भरा इलाका था और यहाँ मिस्र के पिरामिड से भी पुराने पिरामिड थे? और अगर परग्रही सचमुच एंटार्क्टिका में रहते थे तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो आज भी यहाँ छिपे हुए हैं? शायद जल्दी ही हमें पता लग जाए कि एंटार्क्टिका की बर्फ ने हजारों सालों से क्या छिपा रखा है, और तब शायद हमें अपने परग्रही अतीत के सच का भी पता लग जाए। इस चैनल पर आपको ब्रह्मांड और अनसुलझी घटनाओं जैसे यूएफओ देखने, ब्लैक होल और प्राचीन वस्तुओं के बारे में आकर्षक वीडियो मिलेंगे। आप यहाँ पर लेटेस्ट साइंटिफिक खोजों और सिद्धांतों के बारे में भी जानेंगे और ये कैसे हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देते हैं। अगर आप विज्ञान और रहस्यों में रुचि रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। तो देर न करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज को, और मेरे साथ इस अद्भुत खोज और साहसिक यात्रा में शामिल हो।